बैंक्स आर ऑलवेज टू बी ब्लेम्ड, करेक्ट। बैंक्स को हमेशा ब्लेम करो। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा किसी टेक्निकल मुद्दे पे हम बात ना करते हुए मैं एक सुपरफिशियल लेवल पे कुछ टॉपिक्स को बारे में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा मैं, और आपके व्यूज़ जो है आप बताइएगा मुझे। इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये रिपो रेट को 6.5% रखता है। रिपो रेट मतलब वो रेट जब बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स अगर ये फंड्स वगैरह लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो उनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगेगा इन ए वेरी कॉमन लैंग्वेज उसे कहा जाता है रिपो रेट। तो अगर रिपो रेट होगा 6.5%, इट मीन्स उनके ऊपर 6.5% का इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। तो ये जो कमर्शियल बैंक्स है ये इस इंटरेस्ट बर्डन को अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनको पास ऑन कर देते हैं। तो अगर रिटेल कस्टमर्स, आप और मैं, अगर हम बैंक्स के पास लोन लेने जाते हैं और उन लोन्स पे अगर कोई वेरिएबल जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स है, तो ये जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स के बेस में अगर मान लीजिए कोई ईएमआईज है, तो ये ईएमआईज जो है मैक्सिमम चांसेस है कि ये बढ़ जाएगा, ईएमआईज बढ़ जाएगा। एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसी लोन लेते हैं जिसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन था उसमें तो इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा, लेकिन अगर कोई नई लोन लेते हैं तो वहां पर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। तो ये एक तरीके से जो कस्टमर है ये इंपैक्ट होता ही है, रिटेल कस्टमर। दिस इज विद रेस्पेक्ट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिपो रेट मेजर। अगर हम सेकंड एस्पेक्ट में देखें, गवर्नमेंट को बारे में बात करते हैं। अब इंडिया में टैक्सेस जो है हर जगह आपको दिखेगा। आपके पास अगर इनकम है, ठीक है, आप सैलरीड क्लास के एम्प्लॉय हो तो आपके ऊपर इनकम टैक्स लग जाएगा। घर है रेंट पे दे रहे हो तो आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। आपके पास इनकम नहीं है, अगर आप कुछ और तरीके से, जैसे स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, कुछ करते हो, तो वहां पर भी आपको काफी ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। कभी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, कभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। प्रॉपर्टी आप खरीदो तो आपके ऊपर टैक्स, प्रॉपर्टी आप बेचो तो उसके ऊपर आपको टैक्स, रोड में गाड़ी खरीदो तो उसके ऊपर टैक्स, गाड़ी घूमने के बाद उसे एंजॉय करने के लिए अगर आप पेट्रोल डालो तो उसमें आप टैक्स पे करते हो। ठीक है, चलो पेट्रोल में टैक्स पे करके आपने हाईवे में दौड़ा दिया तो भैया टोल वहां से ले लिया जाएगा आपसे। इतना सब चीज ठीक है। कभी मन किया कुछ बाहर जाके कुछ खा के आ जाता हूँ रेस्टोरेंट में जाके, वहां जाके टैक्स, अपने लग्जरी के लिए टैक्स, अपने बेसिक रूटीन के लिए टैक्स, हर जगह टैक्स, हर जगह टैक्स। तो जो इंडिया में जो इंसान है कहीं ना कहीं एवरीवेयर वो टैक्स होते जा रहा है, तो ये ऑलरेडी आपकी सेविंग्स को इंपैक्ट कर ही रहा है। नाउ द थर्ड फैक्टर इज विथ रिस्पेक्ट टू बैंक्स। अब बैंक्स जो है काफी बार कोशिश करते हैं कि अपने जो फिक्स डिपॉजिट्स है उसको मार्केट करने की कोशिश करें। ठीक है, हाँ, बोलने में अच्छा है कि जो फिक्स डिपॉजिट्स है ये काफी ज्यादा सिक्योर्ड होते हैं कंपेयर टू आपके अदर इन्वेस्टमेंट्स। लाइक स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसों को इन्वेस्ट करोगे तो ऑफ कोर्स ये रिस्की एसेट्स होते हैं, और इसमें चांसेस है कि एक गलत इन्फॉर्मेशन या नेगेटिविटी अगर आती है तो आपकी जो कैपिटल है वो इरोड हो सकती है। बट अगर बैंक्स में आपने एफडी में डाला हुआ है तो एफडी में आपके जो पैसे हैं वो सिक्योर रहेंगे, कैपिटल प्रिजर्व रहेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है ये इतनी लुक्रेटिव होती नहीं है कि आपको ये अट्रैक्ट करे, जिससे कारण अल्टीमेटली आपको दूसरे एवेन्यूज को ऑप्ट करना पड़ता ही है। तो ये, लेकिन जो ये बैंक्स की जो फिक्स डिपॉजिट वगैरह भी है ये इतनी इनफ नहीं होती कि जो इन्फ्लेशन है हमारे देश की प्लस जो दूसरे खर्चे हैं उनको ये मैनेज कर सके। और मैं तो काफ़ी बार बोलता हूँ जो सीनियर सिटीजन्स के लिए जो डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह जो मार्केट किया जाता है जिस तरीके से, आई एम नॉट हैप्पी, पर्सनली आई एम नॉट हैप्पी विद द इंटरेस्ट रेट। क्योंकि भैया जब आप सीनियर सिटीजन में पहुंच जाते हो, कुछ अगर बीमारी वगैरह आपकी हो जाती है तो कितने ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, तो खर्चे सबको पता ही है किस तरीके से। तो अगर आप एक कॉमन इंसान के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो हर तरीके से पैसे तो उसके निकलते ही जा रहे हैं, लेकिन जब बैंक्स में आपको उतने एवेन्यूज मिलते नहीं है तो इन कॉमन आदमी क्या करेगा, वो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट को ढूंढेगा। लाइक ही विल स्विच ओवर टुवर्ड्स कैपिटल मार्केट। आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो, ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हो, आप कुछ अच्छे स्टॉक्स देखते हो, वहां पैसे को लगाते हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, एसआईपीस में इन्वेस्ट करते हो, कभी बॉन्ड्स में करते हो। काफी सारे दूसरे एवेन्यूज भी है जहां पर लोग जो है अपने पैसे को डालते हैं ताकि उनको बेटर रिटर्न्स मिल सके कंपेयर टू बैंक्स। नाउ अब ये तीन तरीका तो हमने देखा, बट इन तीनों तरीके से हो ये रहा है, रिटेल जो कंज्यूमर है इसके पास पैसे तो कम है, लेकिन जो ब्लेम है ये बैंकिंग सिस्टम को चले जाता है कि बैंक्स जो है ये इनफ नहीं कर पा रहे हैं कि ये कस्टमर्स को टेम्प्ट करे कि कस्टमर्स जो है अपने पैसों को लेके बैंक्स में डिपॉजिट करे, और जिसके कारण जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है बैंक्स की वो काफी पता ही है काफी आप सबको कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो हमारे इंडिया में ऑल टाइम हाई चल रहा है। पिछले 20 सालों से आई थिंक कुछ ऑल टाइम हाई चल रहा है। कुछ न्यूज़ वगैरह इसके आया था। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कुछ नहीं बल्कि बैंक्स जो है उनके पास टोटल कितना डिपॉजिट आया
उसका इन्होंने कितना क्रेडिट में दे दिया। अगर हाई क्रेडिट डिपॉजिट रेशो है, इसका मतलब बैंक्स जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली प्ले कर रहे हैं। जितना डिपॉजिट्स मिल रहा है उसका पूरा का पूरा ये मतलब काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम एक्सटेंट जो है ये क्रेडिट में दे रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है अगर एक ही बार में सडनली बहुत सारे डिपॉजिटर्स अगर आते हैं अपने फंड्स को विड्रॉ करने के लिए, तो यहाँ पर लिक्विडिटी की प्रेशर आ सकती है। एट द सेम टाइम अगर आपकी क्रेडिट डिपॉजिट रेशो कम होती है तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है कि बैंक्स जो है ये इनफ क्रेडिट नहीं दे रहे हैं कस्टमर्स को और उसके ऊपर ये इंटरेस्ट अर्न नहीं कर पा रहे हैं जो इनको करना चाहिए था। तो कम क्रेडिट डिपॉजिट रेशो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा क्रेडिट डिपॉजिट रेशो भी प्रॉब्लम है। तो एक ऑप्टिमल लेवल का क्रेडिट डिपॉजिट रेशो मेंटेन करना काफ़ी जरूरी है, जो बेस्ड ऑन रेगुलेटरी एनवायरमेंट, रिस्क एनवायरमेंट, जो नॉर्म्स वगैरह जो है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी देखता है। लेकिन पिछले कुछ समय से हमने न्यूज़ में देखा कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशो इंडिया में ऑल टाइम हाई चल रहा है करके। अब ये सब के बीच में HDFC के बारे में भी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ चर्चे में चल रहा था कि HDFC जो है, देखिए बाय मार्च 2024 अगर एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन सोशल मीडिया अगर हम देखें तो इवन HDFC बैंक की जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशो है ये 104% चल रहा है। 104%। इट मीन्स आप डिपॉजिट से ज़्यादा आप क्रेडिट दे दो यहाँ पर। उसके बाद हमने कुछ न्यूज़ में देखा कि HDFC बैंक जो है ये कुछ लोकल एसेट मैनेजर्स है, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल हो गया, SBI फंड्स हो गया या निप्पॉन वगैरह हो गया, उनके साथ ये डिस्कस कर रहा है कि इसके जो $1.2 बिलियन की जो लोन वगैरह है इसे ये ऑफलोड कर दे। तो बेसिकली यहाँ पर करने ये डिस्कशन पूरा ये चल रहा है कि HDFC बैंक जो है ये पास थ्रू सर्टिफिकेट्स इशू करेगा। ना पास थ्रू सर्टिफिकेट्स में क्या होगा, देखिए HDFC बैंक जो है ये अपनी क्रेडिट डिपॉजिट रेशो को इंप्रूव करना चाहता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो भैया आजकल ये भी कह रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एट्रिशन चल रहे हैं, जिसके कारण थोड़ी ऑपरेशनल रिस्क हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम डेट जो बैंक्स जो है ये स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी इशूज़ को भी फेस करते हैं, स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी इशूज़ को फेस करें। तो ये सब न्यूज़ में अक्सर हमको दिखता ही रहता है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर, ग्रोइंग प्रेशर, HDFC बैंक जो है अपनी क्रेडिट डिपॉजिट रेशो को इंप्रूव करना चाहता है। एंड वन वे इज आपके पास जो ये लो एडवांसेस वगैरह है आप इसे कम कर दो। तो इसके लिए HDFC बैंक ये करना चाहता है, जो ये लोन वगैरह है इसके पोर्टफोलियो में, जैसे मान लीजिए कार लोन्स है। अब ये जो कार लोन्स है इनको पूरा ये पूल बनाएगा, पूल बनाकर ये इसे सिक्योरिटाइज कर देगा। सिक्योरिटाइज करके ये सीधा इनको बेच देगा स्पेशली इन्वेस्टर्स को। और ये इन्वेस्टर्स में होंगे आपके इन्वेस्टर्स में हो सकते हैं बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स लाइक ICICI एक्सेट्रा। तो यहाँ बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। अब ये HDFC करेगा, ये इसके कार लोन्स थे, कार लोन्स का पूलिंग किया, पूलिंग करके इसने इन्वेस्टर्स को बेच दिया, स्पेशली म्यूचुअल फंड्स और दूसरे इन्वेस्टर्स को। HDFC बैंक को पैसे तो मिल गए, तो इसकी जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशो है ये इंप्रूव हो गया। अब ये जो इन्वेस्टर्स है इन्होंने बेसिकली पैसे लगाए और इन्होंने पास थ्रू सर्टिफिकेट्स को परचेस कर लिया। इसमें होगा ये कि HDFC बैंक बेच तो देगा, बाद में आने वाले समय में जैसे जैसे जो बोरोवर्स है जिन्होंने कार्स के लिए लोन लिया होगा, जब ये रीपे करेंगे तो ये पैसे जो है HDFC को मिल जाएंगे और जो भी फीस वगैरह अगर डिडक्शन करना होगा कर देगा, और बाकी के पैसे जो है ये जो इन्वेस्टर्स है इनको मिल जाएगा। और बाद में इनको प्रिंसिपल तो मिलेगा ही, उसके ऊपर उन्हें कुछ इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। आई थिंक 8% कुछ ऐसा कुछ डिस्कशन वगैरह चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए ये तो एक मैकेनाइज्ड स्कीम मैंने बताया। एक और मैकेनिज्म ये भी हो सकता है कि आप एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को बेच दो। तो एनीवे इट कैन बी, या तो HDFC सीधा बेचेगा, या आप ऐसा भी हो सकता है कि आप एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को क्रिएट करो, वाया डेट आप ये चैनलाइज करो, सिक्योरिटाइजेशन एक्सेट्रा। दिस इज अनदर वे। और तो इसके थ्रू HDFC जो है अपनी क्रेडिट डिपॉजिट रेशो को इंप्रूव करना चाहता है। हमने ये भी देखा कि इस साल पिछले कुछ दिनों पहले इवन HDFC बैंक ने आई थिंक 50 बिलियन रुपीज़ या 56 बिलियन रुपीज़ जो है इसने कुछ लोन को अनडिस्क्लोज बायर को बेच भी दिया। मैंने ढूंढने की कोशिश किया, मुझे एक्जैक्टली दिखा नहीं, मैंने ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं किया कि ये कौन बायर एक्सेट्रा। अगर आपको कुछ पता है तो आप बता दीजिएगा। तो ओवरऑल बोलने का मुद्दा ये माय डियर फ्रेंड्स कि देखिए बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, टैक्सेस को छोड़ दीजिए, आप गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को छोड़ देख लीजिए, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिपो रेट्स को देख लीजिए, आप अट्रैक्टिवनेस देख लीजिए बैंक्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके पास लिए। तो बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस कहीं ना कहीं हमको लगता है कि पैसे जो है rather than putting only in fixed deposits या बैंक्स में डिपॉजिट करने से अच्छा है हम दूसरी जगह भी इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पर जो बैंकिंग सिस्टम को ही काफ़ी ज़्यादा ब्लेम किया जाता है कि इनके ये ज़्यादा इनफ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स नहीं निकाल पा रहे हैं कि ये डिपॉजिट्स को गेन करे। बट ऑफ कोर्स यस, उतने इनोवेटिव फीचर्स नहीं निकलते कि उनके पास पैसे आए हम जाके डिपॉजिट करें। बट एक और व्यू अगर हम देखें तो ये भी है कि अगर मैं कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ तो कैपिटल मार्केट में मैं किसी न किसी कंपनी के शेयर्स को मान लीजिए परचेस करता हूँ, तो मैंने परचेस किया तो मेरे से पैसे तो गए,
किसी ने बेचा भी होगा, किसी ने बेचा होगा तो उसके अकाउंट में पैसे गए भी होंगे, बट अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे तो जो फंड्स है ये तो बैंकिंग सिस्टम में ही है, ये उससे बाहर गए नहीं है। तो ये भी एक व्यू है, बट ओवरऑल बस एक ये जिस्ट में बात करना चाहता था, जो वेरियस मुद्दे हैं। आपका क्या ओपिनियन है? हो सकता है काफ़ी ब्रेकिंग पॉइंट्स हो मेरे इस ओवरऑल कंटेंट में। आपके जो व्यूज़ है आप बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। कल शायद मैं वीडियो ना बनाऊँ, थोड़ा घूमने के लिए जाने का प्लान है, हो जाता थक जाऊँ शायद थोड़ा मैं। तो आप भी अपने जो व्यूज़ है मुझे बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज यूजुअल, चीयर्स।